नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10 गणित का जो टॉपिक है वृत्त, इसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। चूँकि एक्सरसाइज 8.4 में सर्व समीकरणों का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करना है, तो इस वर्ष 2020 और 21 के सिलेबस के आधार पर यदि देखा जाए तो सर्व समीकरणों के प्रयोग तथा सर्व समीकरणों के तथा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को इस कोविड-19 के कारण सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो इन चैप्टर्स को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त, अगला जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि वृत्त क्या है, वृत्त में क्या क्या पूछा जाएगा परीक्षा के आधार पर। तो इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वृत्त क्या है, जिसे हम सर्किल कहते हैं। सर्किल, CIRCLE, सर्किल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस वृत्त के बारे में थोड़ा जानेंगे कि वृत्त क्या है, वृत्त की रचना कैसे होती है, इस वृत्त के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले दो शब्दों के बारे में आप जान लीजिए। अपरिमित, अपरिमित और असंरेख, ये दो शब्दों के बारे में आप जान लीजिए। देखिए, अपरिमित, आ का मतलब होता है, आ शब्द जहां लग जाता है उसका मतलब होता है नकारात्मक, अर्थात नेगेटिव। जैसे मैं कहूं कि संरेख और असंरेख, तो अगर कहीं भी आ शब्द लग जाता है किसी शब्द के पहले तो इसका अर्थ होता है नकारात्मक, यानी नेगेटिविटी को व्यक्त करता है। तो जैसे कि परिमित, परिमित मीन्स होता है निश्चित, जिसे अंग्रेजी में फाइनाइट कहा जाता है परिमित को, और अपरिमित को इनफाइनाइट कहा जाता है। ये लिखा है संरेख, अगर आ हटा दिया जाए तो ये लिखा है संरेख। संरेख का अर्थ होता सा मीन्स एक और रेख मीन्स रेखा। एक ही रेखा पर स्थित होने वाले बिंदु संरेख कहलाते हैं। जब दिए गए बिंदु, अब यहाँ पे तर्क अगर किया जाए कि कितने बिंदु, तो कम से कम बिंदु होने चाहिए 3। जब 3 अथवा 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो ऐसे बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं, या इन्हीं को हम समरेख भी कह देते हैं। तो यहाँ पर संरेख, असंरेख का अर्थ है ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते, ऐसे बिंदु जो एक रेखा में नहीं होते, ऐसे बिंदुओं को हम असंरेख कहते हैं। फिर यहाँ लिखा अपरिमित। मैंने अभी कहा कि परिमित का अर्थ होता है निश्चित और अपरिमित का अर्थ होता है अनिश्चित, अर्थात ऐसे बिंदु जिनकी संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते, या ऐसे बिंदु जिनकी संख्या गिनने के योग्य नहीं होती या जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ऐसे बिंदुओं को हम अपरिमित कहते हैं। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर हमारा जो वृत्त की डेफिनेशन है वो बनेगी अपरिमित, असंरेख। ये देखिए हमारे सामने कितने बिंदु है, क्वेश्चन अगर हम पूछा जाए कि ये कितने बिंदु हैं, आपका काउंट करेंगे क्या इसको? नहीं, आप सीधे इसका उत्तर देंगे कि सर कितने हैं, अपरिमित हैं। फिर आपसे पूछा जाए ये कैसे बिंदु हैं, तो आप कहेंगे ये बिंदु कैसे हैं, क्योंकि नहीं है तो एक रेखा होते तो इन्हें कहा जाता संरेख, और एक रेखा में नहीं है इसलिए इन्हें कहा जाएगा असंरेख। कितने हैं? अपरिमित। गिनने योग्य है, बोले गिनना शुरू कर देंगे आप 1 2 3, तो हम और भी यहाँ रख देंगे। तो यहाँ जो बिंदुओं की संख्या है, जैसे आकाश में तारों की जो संख्या है, क्या ये गिनने योग्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपरिमित
कहा गया, अनंत कहा गया, असंख्य कहा गया, इनफाइनाइट कहा गया। तो इसी प्रकार से ये अनंत बिंदु हैं, अपरिमित बिंदु हैं, और ये एक रेखा में नहीं है। आ गया संरेख, तो अपरिमित असंरेख बिंदुओं का ये देखो एक साथ बिंदु अगर हो जाएं तो एक ग्रुप बना लेंगे, एक समूह बना लेंगे। तो आपने देखा कि ये सारे बिंदु एक साथ, अचर बिंदु भी इसे कह सकते हैं, नियत बिंदु भी कह सकते हैं, अर्थात ऐसा बिंदु जो किसी भी दिए गए नियम के अनुसार, गणित में बहुत प्रकार के नियम होते हैं, बड़े बड़े गणितज्ञों ने बहुत से रूल और सिद्धांत दिए हैं, लेकिन गणित का कोई भी सिद्धांत आप इस पे अप्लाई करिए, ऐसा बिंदु जो किसी दिए गए नियम, दिए गए सिद्धांत, दिए गए प्रतिबंध के अनुसार यदि किसी भी पथ पर गतिमान नहीं होता, ऐसे बिंदु को हम अचर बिंदु, स्थिर बिंदु या नियत बिंदु कहते हैं। तो ये एक आपका स्थिर बिंदु है। तो फिर परिभाषा क्या हुई? अपरिमित असंरेख ये एक ऐसा समूह है जिसकी माने किसकी? इन बिंदुओं की इस स्थिर बिंदु से या इस अचर बिंदु से दूरियां यदि समान होती हैं तो इन अपरिमित असंरेख बिंदुओं के ऐसे समूह को हम वृत्त कहते हैं। और ये जो अपरिमित असंरेख बिंदुओं का ये जो समुच्चय है, समुच्चय क्या होता? समुच्चय का अर्थ यह होता है वस्तुओं का संग्रह। संग्रह मीन्स क्या होता है? कलेक्शन, जहां एक से ज्यादा बिंदु, एक से ज्यादा वस्तुएं एकत्रित होती हैं, ऐसे को क्या कहा जाता है? संग्रह, यानी कलेक्शन, यानी ग्रुप कहा जाता है। तो ये अपरिमित असंरेख बिंदुओं का ये जो ग्रुप है, इसे हम वृत्त की परिधि अर्थात वृत्त की सरकमफेरेंस के नाम से जानते हैं। वृत्त की परिधि कहा जाता है, ठीक है, सरकमफेरेंस। अभी 2 दिन क्लास नहीं चल पाई है तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, किसी ना किसी कारण से क्लास नहीं चल पाती है, ठीक है ना। तो चलिए, ये बिल्कुल क्लास आपकी पेड है, किसी प्रकार से ये क्लास आपकी पब्लिक नहीं होगी, केवल वो लोग ही इस क्लास को देख सकेंगे जिन लोगों ने अभी तक इस ऑनलाइन पेड बैच में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। किसी प्रकार की लिंक या किसी प्रकार का वीडियो आप शेयर न करें, ठीक है। जो छात्र अगर देखना चाहे उससे कहिए पहले एडमिशन लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि इन अपरिमित असंरेख बिंदुओं का ये जो ग्रुप है, ये जो समुच्चय है, ये जो संग्रह है, इसे हम वृत्त की सरकमफेरेंस अर्थात वृत्त की परिधि कहते हैं। तथा ये जो वृत्त के अंदर जो स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र यानी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। और इस केंद्र से इस वृत्त की परिधि तक की जो ये दूरी है, इसे हम वृत्त की रेडियस यानी वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की रेडियस कहते हैं, ठीक है। चलिए, वृत्त की त्रिज्या हो गई, वृत्त की परिधि हो गई, वृत्त का केंद्र हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। जैसे आपने कहा कि ये हमारा वृत्त है, वृत्त के अंदर ये जो स्थिर बिंदु है जिसे आपने कहा ये वृत्त का सेंटर है यानी वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ये आपने कहा कि वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया कि एक बिंदु इस वृत्त की परिधि पर स्थित यहां पर हो गया, एक बिंदु वृत्त की परिधि पर यहां स्थित हो गया। पहली बात, जब कोई बिंदु किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होता है, जब कोई बिंदु किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होता है तो हम यह कह सकते हैं कि वह बिंदु उस वृत्त पर स्थित है। यदि कोई बिंदु किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होता है तो हम यह कह सकते हैं कि यह बिंदु वृत्त पर स्थित है। और यदि कोई बिंदु वृत्त पर स्थित है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक बिंदु ये हमारा है और एक बिंदु ये हमारा है, ये दोनों बिंदु इस वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों बिंदु वृत्त पर स्थित हैं। तो वृत्त पर स्थित
किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है ये कहां से गुजर रहा है? केंद्र से। ठीक है ना। अभी आगे ध्यान दीजिए, फिर एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो ध्यान दीजिए ये भी वृत्त पर स्थित है, ये भी वृत्त पर है। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को फिर मिला दिया। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो समझिए, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले इस रेखाखंड को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। किसे कहते हैं जीवा? वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा यानी कॉर्ड कहा जाता है। CHORD, कॉर्ड यानी वृत्त की जीवा कहा जाता है। और वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजर जाती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं, अर्थात डायमीटर कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास भी एक जीवा है, व्यास वृत्त की एक जीवा है। अब कोई पूछे कौन सी जीवा है, तो द डायमीटर इज द मैक्सिमम कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, अर्थात वृत्त का जो व्यास होता है वो उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। किसी वृत्त का जो व्यास होता है उसे हम उस सर्किल की सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। तो वृत्त भी एक जीवा है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला रहा है, और वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले इस रेखाखंड को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। और वृत्त की यह जीवा क्या है? केंद्र से गुजर रही है, इसलिए इसे व्यास कहा गया। और व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जान लीजिए, किसी वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो अगर कोई पूछ ले कि एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, आप कहेंगे वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो अभी आप लोगों ने वृत्त का बेसिक नॉलेज जाना कि वृत्त क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, परिधि क्या है, जीवा क्या है, व्यास क्या है। चलिए ये चीजें जान। वृत्त के अंदर सिलेबस के आधार पर हम लोग देखेंगे कि सिलेबस के आधार पर वृत्त में हमको क्या पढ़ना है। चलिए, तो यहां आती हैं थ्योरम्स। क्या आती हैं? थ्योरम्स। लेकिन इसके पहले तो हमारे चैप्टर में चूंकि वृत्त नहीं है बल्कि वृत्त की स्पर्श रेखा ये चैप्टर होगा। वृत्त हमने 9th में पढ़ लिया है। अब हमें इस साल 10th क्लास में केवल वृत्त की स्पर्श रेखाओं से जुड़े हुए प्रश्नों को पढ़ना है। हमारे चैप्टर में वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट्स ऑफ सर्किल, टेंजेंट्स ऑफ सर्किल, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है ना। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो पहला ही कोई भी टॉपिक हम पढ़ें तो हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न आता है कि जैसे मैंने कहा कि स्पर्श रेखाएं, तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श रेखा होती क्या है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को, ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सोचो कि जब एक रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करेगी तभी तो वो स्पर्श करेगी। तो ध्यान दीजिए, किसी वृत्त को किसी एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद। ऐसी रेखा को उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। आपने देखा इस रेखा ने इस दिए गए वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, और जब इस रेखा ने वृत्त को प्रतिच्छेद किया तभी तो स्पर्श किया। अगर यह वृत्त को यह रेखा प्रतिच्छेद ही ना करती तो क्या यह स्पर्शी होती? नहीं होती। स्पर्शी या स्पर्श रेखा दोनों बात कह सकते हैं, अंग्रेजी में टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी कहा
कि ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसी रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। अगर रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो वो क्या स्पर्श कर सकती है? अगर ये मार्कर है, अगर ये इस हाथ को अगर प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो क्या स्पर्श कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब एक रेखा किसी वृत्त को किसी बिंदु पर प्रच्छेद करेगी, जब प्रच्छेद करेगी तभी वो स्पर्श करेगी, और प्रच्छेद नहीं करेगी तो वो स्पर्श नहीं करेगी। तो हम कह सकते हैं ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसी रेखा को हम उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए स्पर्श रेखा ये हो गई। अब आती है, ये तो हो गई हमारी स्पर्श रेखा, जिसे अंग्रेजी में हम टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। अब आती है हमारी छेदक रेखा। देखिएगा, ये हमारा सर्किल है। ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसी रेखा को हम उस वृत्त की छेदक रेखा यानी सिकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकेंड कहते हैं। सिकेंड कहते हैं ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसी रेखा को हम उस वृत्त की क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना कि टेंजेंट क्या है और सिकेंड क्या है। टेंजेंट क्या है, सिकेंड क्या है। अब इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशन को स्थापित करते हैं। क्या रिलेशन निकल के आता है? टेंजेंट और सिकेंट में एक संबंध स्थापित करते हैं कि क्या इनके बीच में अगर तुलना की जाए, इनके बीच में अगर कंपेयरिंग की जाए, इनके बीच में अगर तुलना करके देखा जाए तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा एक सर्किल है। प्रश्न हुआ, नंबर 1 पॉइंट ये हुआ कि प्रश्न जैसे किया कि क्या वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं और कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला प्रश्न, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से, जैसे मान लो ये हमारा सर्किल है और इस वृत्त पर स्थित ये कोई बिंदु है। ये वृत्त पर स्थित बिंदु क्या होता? मैंने अभी चर्चा किया था कि जब कोई बिंदु किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होता है तो हम यह कहते हैं कि यह बिंदु वृत्त पर स्थित है। ठीक है ना? तो देखिएगा, ये मान लीजिए एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु है और वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा। तो ध्यान दीजिए, वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक से अधिक स्पर्श रेखाएं इस बिंदु से नहीं खींची जा सकती, जबकि इस बिंदु से कितनी छेदक रेखा, देखो कितनी, एक छेदक रेखा, दो छेदक रेखा, तीन छेदक रेखा, 4, 5, 6 अनंत छेदक रेखाएं खींचते चले जाओ, हजार, लाख, करोड़, यानी अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं, अनंत छेदक रेखाएं खींच सकते हैं, परंतु स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं? केवल एक। स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं? केवल एक खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।